कल्पना कीजिए एक ऐसे पेड़ की जिसकी जड़ें 100 साल पुरानी और गहरी हैं और जिसकी सबसे ऊंची शाख पर आज भारत की सत्ता का सबसे बड़ा फूल खिला है। ये कहानी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की और भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी के साथ उसके गहरे अटूट रिश्ते की। हम सब भारत की राजनीति के मंच को देखते हैं, जहां नेता भाषण देते हैं, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो सत्ता के इन धागों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। चलिए आज इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आप आज भारत के प्रधानमंत्री को देखिए या सरकार में बैठे किसी भी बड़े मंत्री या नेता को देखिए। जब आप उनकी कहानी को खंगालेंगे तो पाएंगे कि उन सब की यात्रा एक ही जगह से शुरू होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक ऐसा संगठन जो कागजों पर खुद को सांस्कृतिक कहता है, लेकिन जिसकी परछाई राजनीति के हर कोने पर पड़ती है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें वक्त की घड़ी को पीछे घुमाना होगा। चलिए मेरे साथ साल 1925 में, एक ऐसा दौर जब एक छोटी सी चिंगारी सुलग रही थी जो आगे चलकर पूरे देश की राजनीति में आग लगाने वाली थी। तारीख थी 27 सितंबर 1925 और जगह थी नागपुर। उस वक्त देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन साथ ही समाज सांप्रदायिक तनाव की आग में भी झुलस रहा था। इसी माहौल में डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी। उनका मकसद कोई राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं था, नहीं, उनका लक्ष्य था हिंदुओं को एक करना, उनमें अनुशासन भरना और अपनी संस्कृति के लिए एक नया गौरव जगाना। और इसका जरिया बनी शाखाएं, जमीन पर काम करने वाली छोटी छोटी इकाइयां, जो आज भी इस विशाल संगठन की धड़कन हैं। अब आरएसएस की विचारधारा को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है हिंदुत्व। ये आइडिया वीडी सावरकर ने दिया था। इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धर्म नहीं था, नहीं, इसका मतलब था एक साझा विरासत, एक ही पितृभूमि यानी पूर्वजों की जमीन और एक ही पुण्य भूमि यानी पवित्र जमीन का एहसास। आरएसएस के लिए यही भारत की असली पहचान थी और इस पहचान को जगाना ही उसका सबसे बड़ा मिशन बन गया। लेकिन देखिए, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। आलोचकों के लिए ये विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की नहीं, बल्कि वर्चस्व की बात करती है। जैसा कि अकादमिक जर्नल्स में छपे विश्लेषण कहते हैं, कुछ लोग इसे एक ऐसी सोच के तौर पर देखते हैं जहां भारत में सिर्फ एक समुदाय का दबदबा हो और बाकी सब उसके अधीन रहें। और ये एक ऐसा आरोप है जिसका सामना आरएसएस को आज तक करना पड़ता है। देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद आरएसएस को अपनी सबसे बड़ी, सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये वो दौर था, वो तूफान थे जिन्होंने इस संगठन को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया और इसे संस्कृति के आंगन से निकालकर सीधे राजनीति के अखाड़े में ला खड़ा किया। ये कहानी कई मोड़ लेती है। 1948 में गांधी जी की हत्या हुई और इल्जाम की उंगली आरएसएस पर उठी। संगठन पर पहला बैन लगा। इस सदमे से उभरने के लिए 1951 में उसकी राजनीतिक परछाई यानी भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। फिर आया 1975 का वो दौर, इमरजेंसी की काली रात और आरएसएस पर दूसरा बैन लगा दिया गया। और इसी अंधेरे से 1980 में एक नई सुबह हुई, जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जन्म लिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस इमरजेंसी ने आरएसएस को खत्म करने की कोशिश की, उसी ने उसे एक नई जिंदगी दे दी। जब आरएसएस ने लोकतंत्र को बचाने के लिए बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाया, तो उसे वो राजनीतिक सम्मान और पहचान मिली जो उसे पहले कभी हासिल नहीं हुई थी। ये एक अजीब विडंबना थी। पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। एक तरफ पर्दे के सामने हजारों आरएसएस कार्यकर्ता इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे, जैसा कि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं, आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख बाला साहब देवरस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख रहे थे और उन चिट्ठियों में बैन हटाने के बदले सहयोग का वादा कर रहे थे। मतलब एक ही वक्त पर संघर्ष भी और समझौता भी। अब कहानी का कैमरा आरएसएस से घूमकर उसकी राजनीतिक संतान यानी बीजेपी पर आता है। ये उस सफर की दास्तां है जो सिर्फ 2 सीटों की शर्मनाक हार से शुरू होकर दिल्ली में सत्ता के शिखर तक पहुंचा। तो 1980 में बीजेपी तो बन गई, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत ही खराब थी।
पार्टी ने अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को थोड़ा नरम करने की कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। पर नतीजा क्या हुआ? 1984 के आम चुनाव में पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें, जी हाँ, सिर्फ 2। ये एक ऐसी हार थी जो किसी भी राजनीतिक पार्टी की कमर तोड़ सकती थी। इस बड़ी हार के बाद बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वो अपनी जड़ों की ओर लौटेगी, अपनी असली विचारधारा की ओर, और उसने हिंदुत्व का झंडा एक बार फिर पूरी ताकत से बुलंद कर दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश में एक भावनात्मक लहर पैदा की, और फिर लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने उस लहर को एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान में बदल दिया। बस इसी एक आंदोलन ने भारत की राजनीति की दिशा हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दी। और इस बदलाव का नतीजा सबके सामने था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1984 में सिर्फ 2 सीटें, फिर एक दशक बाद 1996 में 161 सीटें, और 2014 आते आते 282 सीटों का प्रचंड बहुमत। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक राजनीतिक सुनामी की कहानी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इस वक्त आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता काम कैसे करता है? वो कौन सा अदृश्य सिस्टम है जिससे आरएसएस की सोच बीजेपी सरकार की नीतियों में बदल जाती है? देखिए, इसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। पहला, प्रचारक सिस्टम। इसमें आरएसएस अपने सबसे काबिल और समर्पित लोगों को बीजेपी में अहम पदों पर भेजता है। ये दोनों के बीच एक पुल का काम करते हैं। दूसरा, बीजेपी में एक बहुत पावरफुल पद होता है, संगठन महासचिव। ये पद हमेशा आरएसएस के ही किसी व्यक्ति के पास होता है, जो एक सुपर ग्लू की तरह दोनों को जोड़े रखता है। और तीसरा, जब चुनाव आते हैं तो आरएसएस की जमीनी सेना, लाखों कार्यकर्ता बीजेपी के लिए वोट जुटाने में लग जाते हैं। और इस रिश्ते की सबसे बड़ी, सबसे जीती जागती मिसाल कौन है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सिर्फ वही नहीं, लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह जैसे बड़े नेता, बीजेपी के ये सबसे बड़े चेहरे अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस के सदस्य रहे हैं। उनकी जड़ें आज भी संघ की जमीन में ही हैं। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे आरएसएस के दशकों पुराने सपने बीजेपी की सरकार में हकीकत बन रहे हैं। चाहे वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना हो, या अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, या फिर नागरिकता संशोधन कानून लाना हो। ये सिर्फ सरकारी नीतियां नहीं हैं, बल्कि ये आरएसएस के वैचारिक एजेंडे का सीधा नतीजा है। तो इस 100 साल के लंबे सफर का मतलब क्या है? एक छोटा सा सांस्कृतिक समूह जो राजनीति से दूर रहने की बात करता था, आज देश की सत्ता का रिमोट कंट्रोल कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब एक शब्द में है, संघ परिवार। इसे एक मकड़ी के विशाल जाले की तरह समझिए, जिसके केंद्र में आरएसएस बैठा है और इसकी शाखाएं समाज के हर कोने में फैली हैं। स्कूलों में विद्या भारती के रूप में, मजदूरों के बीच भारतीय मजदूर संघ के नाम से, और धर्म के मामलों में विश्व हिंदू परिषद बनकर। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसने अपनी पकड़ समाज की रग रग में बना ली है। नागपुर की कुछ गलियों से शुरू हुआ ये सफर आज देश के सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। आरएसएस आज सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि भारत का एक वैचारिक पावर हाउस है। एक ऐसा सफर जिसकी जितनी तारीफ की जाती है, उतना ही उस पर विवाद भी होता है। आज आरएसएस को लेकर 2 अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तस्वीर में ये एक देशभक्त संगठन है जो देश को जोड़ने, लोगों का चरित्र निर्माण करने और समाज की सेवा में हमेशा आगे रहता है। लेकिन वहीं एक दूसरी तस्वीर भी है जिसमें इसे एक ऐसी ताकत के रूप में देखा जाता है जिसकी विचारधारा भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है। अब सच इन दोनों में से क्या है, या कहीं बीच में है, ये फैसला देखने वाले की नज़र पर निर्भर करता है। तो हम आपको एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। विचारधारा और राजनीति का ये 100 साल पुराना गठबंधन जो आज भारत की तकदीर लिख रहा है, भारत के लोकतंत्र के आने वाले भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं?